हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि बिहार की जो सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड है वो बहुत ही लेट से हो रही है। अभी तक जितने भी स्टेट हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी मनी वापस कर दिया है। यहाँ तक कि आपकी ऑल इंडिया कोटा की जो सिक्योरिटी मनी थी वो भी रिफ़ंड हो चुकी है। बिहार में कुछ कैंडिडेट का सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड किया गया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का सिक्योरिटी मनी अभी रिफ़ंड करना बाकी है। वैसे तो ये बात सभी कैंडिडेट को पता होगी कि इस सिक्योरिटी मनी के लिए फॉर्म फिल कराया जा रहा है, लेकिन कुछ कैंडिडेट को अभी भी दिक्कत हो रही है, कन्फ्यूज़न है बैंक अकाउंट को लेकर कि किसकी अकाउंट डिटेल डालनी है जिससे उनकी सिक्योरिटी मनी मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी सिक्योरिटी मनी का डिडक्शन किसी और के खाते से हुआ था, या फिर वो साइबर कैफ़े वाले होंगे, या फिर काउंसलर हैं, या फिर वो अपने भाई बहन से करवाए थे। तो उनकी किसकी डिटेल डालनी है ताकि उनकी सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड मिल जाए। अगर इस बात का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं भी आ सकती है। इसलिए आपको ये सीरियस लेना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपकी मनी रिफ़ंड हो जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले सालों में सिक्योरिटी मनी को लेकर कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है, इसलिए आपके बैंक अकाउंट में वापस हो जाता था। चाहे आपने यूपीआई से पेमेंट किया हो, नेट बैंकिंग से किया हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट किया हो, सेम अकाउंट में रिफ़ंड इनिशिएट हो जाता था और आपको रिफ़ंड मिल जाता था बिना कोई कुछ किए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहार की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है बीसीसी, इन्होंने बोला है कि इसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तभी हम जाके आपको रिफ़ंड करेंगे, क्योंकि इनके तरफ से कुछ टेक्निकल ग्लिच है। इसीलिए आपको ध्यान से डिटेल सबमिट करना है ताकि आपकी सिक्योरिटी मनी आ जाए। नहीं तो बोर्ड के पास बोलने के लिए है कि आपने ये गलती किया, इस कारण आपको सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड नहीं मिला। उसके लिए मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि जिसने यूपीआई से पेमेंट किया, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर नेट बैंकिंग से किया है, अपने खाते या किसी और के खाते से किया, तो उसको कैसे डिटेल भरनी है ताकि उसकी रिफ़ंड आसानी से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट को ये नोटिस 27 मार्च को मिल गई होगी, जिसमें आपको रिफ़ंड के बारे में बताया गया है कि 28 मार्च से 11 अप्रैल तक इसकी फॉर्म भरी जाएगी। इसके साथ आपको 2 PDF प्रोवाइड किया गया है। एक PDF वैसा है जिसमें कैंडिडेट को रिफ़ंड मिल चुका है, वैसे कैंडिडेट 2898 स्टूडेंट है। दूसरा वो PDF है जिसमें वैसे कैंडिडेट का नाम है जिनको अभी तक रिफ़ंड नहीं मिला है, वैसे कैंडिडेट 6491 है। अब मैं तीसरी कैटेगरी की बात करूंगा, जिसको लेकर सभी स्टूडेंट हमें मैसेज कर रहे हैं, उनका नाम इस दोनों लिस्ट में से नहीं है। तो मैं उन्हें क्लियरली बता देता हूँ, चाहे आपने प्राइवेट के लिए 2 लाख या 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट किए, या फिर गवर्नमेंट के लिए 5,000 या फिर 10,000 दिया है, अगर आपने काउंसलिंग के टाइम कोई भी रूल ब्रेक किया है तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाती है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूं, अगर किसी कैंडिडेट को 3rd राउंड में कोई भी सीट अलॉट होता है, या फिर वो गवर्नमेंट का हो या फिर वो MBBS BDS कोई भी सीट अलॉट होता है, अगर वो कैंडिडेट 3rd राउंड की सीट पे एडमिशन नहीं लेता है, डायरेक्ट उस सीट को छोड़ देता है, तो उसकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाती है। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये रूल आपको पहले ही, काउंसलिंग के पहले ही आपको बता दिया जाता है। इसीलिए अगर आपको पूरी काउंसलिंग की जानकारी नहीं होती है तो आप किसी की हेल्प ले लें। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ताकि आपकी सिक्योरिटी मनी बची रहे। वैसे 5,000 10,000 जो गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं वो उतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती है, लेकिन जो कैंडिडेट प्राइवेट के लिए कर रहे हैं 2 लाख या फिर 50,000 जो BDS के लिए काउंसलिंग कराते हैं, तो ये अमाउंट बड़ी होती है। तो इसमें गलती की गुंजाइश कहीं भी नहीं बचती है। इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी सिक्योरिटी मनी बचते हुए मैं काउंसलिंग को करूं। अगर मुझे अनवांटेड कॉलेज नहीं चाहिए तो मैं उसकी डिटेल भरूंगा ही नहीं, ताकि मुझे वो सीट को छोड़ना पड़े किसी ऐसे राउंड में जिससे हमारा सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाए। खैर, जो भी कैंडिडेट ने ऐसा कोई रूल ब्रेक किया है, उन्हीं कैंडिडेट की इस दोनों लिस्ट में नाम नहीं है, बाकी सभी कैंडिडेट के इस लिस्ट में नाम मेंशन किया गया है। तो अब हम फॉर्म की बात कर लेते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको BCC के साइट पर जाना है। उसके बाद आपको ये 3 नंबर पर जो लिखा हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड क्लेम पर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना UG मैक ID, नीट एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डाल के फिल करना है। इसके साथ ही कैंडिडेट का नाम और कैप्चा फिल करके आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको एक दूसरा पेज कुछ इस तरह से खुल जाएगा, जिसमें आपकी डिटेल्स पहले से फिल होकर आएगी। अब इसमें आपको अकाउंट डिटेल भरना है, जहां पर आपको ध्यान रखना है कि या तो अपने मम्मी पापा या फिर अपना अकाउंट डिटेल यहाँ फिल करना है। यहाँ पर कौन से अकाउंट फिल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो वैसे अकाउंट जो ज्वाइंट है, या मम्मी पापा के साथ ज्वाइंट हो, या फिर आपका ज्वाइंट अपने मम्मी या फिर पापा के साथ ज्वाइंट हो, तो वैसे अकाउंट आप बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। दूसरा, अगर आपका अकाउंट माइनर है तो उस अकाउंट को आप अभी नहीं डालेंगे। और तीसरा कि आप अपने फ्रेंड या भाई बहन का भी अकाउंट डिटेल नहीं डालेंगे, उसमें सिक्योरिटी मनी आपको रिफ़ंड नहीं होगी बिल्कुल भी। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने वाली कि कुछ कैंडिडेट की सिक्योरिटी मनी उनके बड़े भाई या बहन या फिर अपने फ्रेंड से करवा लेते हैं,
तो यहाँ पर उस अकाउंट का डिटेल देना ज़रूरी नहीं है। सिक्योरिटी पे किसी भी अकाउंट से हुआ हो, लेकिन आपको रिफ़ंड अपने अकाउंट में या फिर मम्मी या पापा के इंडिविजुअल अकाउंट में आपको रिफ़ंड मिलेगा। अब इसमें आगे आप अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे जिनका अकाउंट है। इसके बाद आप बैंक का नेम डालेंगे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आप IFSC कोड डालेंगे, ये आपके पासबुक के फ्रंट पेज पे मिल जाएगा। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है तो आप गूगल करके अपने ब्रांच का देख सकते हैं, क्योंकि एक IFSC कोड एक ब्रांच के लिए स्पेसिफिक होता है। अब लास्ट में आपको पासबुक का फ्रंट पेज या फिर कैंसिल चेक का फ़ोटो लेकर PDF में चेंज कर लीजिएगा, जिसकी साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए। या इधर आप पासबुक का फ्रंट पेज लीजिएगा या फिर कैंसिल चेक लीजिएगा। दोनों का PDF आप बिल्कुल भी मत बनाइएगा, एक ही का आपको PDF बना के डालना है यहाँ पे। अब आपको कैंसिल चेक के बारे में बहुत कैंडिडेट को नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि आपको ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है चेक, सिंपली आपको जिस अकाउंट में मंगाना है, जिसकी आपने अकाउंट डिटेल भरी हुई है, उसी की चेक होगी। उस पर आपको क्रॉस में आपको कैंसल्ड लिखना है और इसकी फ़ोटो लेके आपको PDF में कन्वर्ट कर लेना है। इसको फाइल अपलोड करना है और इसके बाद आपको जो डिक्लेरेशन है इस पर आपको टिक लगाना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक मोबाइल पे OTP जाएगा, उस OTP को डालना है और इसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी ये रिफ़ंड कब तक मिल जाएगी। तो इसकी लास्ट डेट 11 अप्रैल को है। जब इसकी डेडलाइन कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद ही आपकी रिफ़ंड इनिशिएट होगी। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आपकी ये रिफ़ंड 11 के बाद ही मिलेगी और कंप्लीट आपने सही डिटेल भरी हुई है तो आपकी रिफ़ंड बिल्कुल भी मिल जाएगी बिना कोई दिक्कत। ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।